हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपल कॉन्सेप्ट्स। आई एम योर फ्रेंड जकवान शेख। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं और हम स्टेट लेजिस्लेचर को शुरुआत करने वाले हैं, जो कि पिछले वीडियो में हमने जुडिशियल रिव्यू को लिया था, जुडिशियल एक्टिविज़म्स को देखा था और पीपल इंटरेस्ट लिटिगेशंस को देखा था। तो वो हमने इन डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे होंगे माय फ्रेंड्स, तो ज़रूर जाकर देखिए, जिसकी वजह से आपको एक लिंक, कनेक्टिंग डॉट्स मिल जाती है, लिंक लग जाती है आपकी कि आप क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या सीख रहे हैं, है ना माय फ्रेंड्स। इस सीरीज़ में हम क्या सीख रहे हैं और मोटिव क्या है हमारा इस सीरीज़ को सीखने का, है ना माय फ्रेंड्स। तो गवर्नर आज का टॉपिक है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इस पर क्वेश्चंस आ जाते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में और मेंस एग्जामिनेशंस में। तो आपको बहुत ही परफेक्टली इस यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर करने हैं आपके, और बहुत ही कॉन्सेंट्रेट देकर आपको ये टॉपिक पढ़ना है माय फ्रेंड्स। तो बहुत ही आप प्रीवियस वीडियो में और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में जाकर आप देखो माय फ्रेंड्स कि गवर्नर पर और स्टेट लेजिस्लेचर पर बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना। तो आई होप आप सब कंसेप्ट क्लियर करेंगे। अगर आपके कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर नहीं होते हो तो ज़रूर कमेंट में हमें बताइए, हम अगले वीडियो में उसे सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं माय फ्रेंड्स। शुरू करने से पहले अनअकैडमी ने जो प्रीलिम्स रिवीजन करने वाली यूपीएससी सीएससी 2020 ये स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है, जो कि 5 सितंबर से शुरू हो चुका है। तो इसमें आपको क्या मिलेगा माय फ्रेंड्स, इसमें आपको मिलेगा 400 प्लस फ्री लाइव क्लासेस देखने को मिलने वाले हैं, सीखने को मिलने वाला है। तो ये प्रीलिम्स रिवीजन करने वाले आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बहुत सी हेल्प होंगी इस 400 प्लस लाइव क्लासेस की। तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए अनअकैडमी के साथ। और इसमें फ्री लाइव क्लासेस है माय फ्रेंड्स, जो भी लाइव क्लासेस आप पढ़ेंगे तो आपके फ्री मिल जाएंगे, जो कि 5 सितंबर से शुरू हो चुके हैं माय फ्रेंड्स। और दूसरा एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए कि अनअकैडमी यूपीएससी चैंपियनशिप 2.0 ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो कि पेपर 1 जीएस पर रहेंगी। अगर यूपीएससी सीएससी में आपका पेपर 1 जीएस का जितना भी पोर्शंस होता है, जितना भी सिलेबस होता है माय फ्रेंड्स, वही आपका यहाँ पर रहेगा मॉक टेस्ट में। तो एज ए रिवीजन आपकी हो जाएंगी उस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, और ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क्स ले सकते हैं। अगर आप फ्रेशर्स हो और आप प्रिपरेशंस कर रहे हो यूपीएससी सीएससी 2020 का और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आप देना चाहते हो 2020 की, तो आपको पता नहीं होता कि किस प्रकार का फॉर्मेट होता है और किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछता है यूपीएससी। तो ये रियल एग्जाम्स का एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है थ्रू दिस मॉक टेस्ट। तो यूपीएससी आपके लिए चैंपियनशिप 2.0 जो कि अनअकैडमी आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज लाया है, तो जल्द से जल्द इसका फायदा उठाइए। अगर आप इसमें टॉप 5 रैंक्स लाते हो माय फ्रेंड्स, तो आपको 6 मंथ का पेड सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। अगर आप टॉप 25 रैंक्स लाते हो तो यहाँ पर 3 मंथ का पेड सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है माय फ्रेंड्स, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए, और आपके एक प्रिपरेशंस में आपको बहुत सी हेल्प हो जाती है ना। तो टॉप अनअकैडमी एजुकेटर से सीखने को मिल सकता है और अनअकैडमी स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकती है माय फ्रेंड्स। तो ये अवेलेबल कब होंगी ये मॉक टेस्ट आपको, जो वो होंगी 20 सितंबर 27 सितंबर को, और डिस्क्रिप्शन में इस मॉक टेस्ट की लिंक दी गई है माय फ्रेंड्स। तो आप या डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू भी आप मॉक टेस्ट को एनरोल कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइए। और आपको मालूम है कि 30 दिन से कम दिन रह चुके हैं और बहुत से कम दिन रह चुके हैं यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो आप अपना प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ पूरा कर सकते हैं, है ना माय फ्रेंड्स, कि जिसकी वजह से आपको एग्जाम्स क्रैक करने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं और बहुत से आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के साथ। तो कैसे ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं माय फ्रेंड्स कि लर्न लाइफ फ्रॉम कंफर्ट ऑफ योर होम, आप घर बैठे आराम से सीख सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, टॉप अनअकैडमी एजुकेटर से सीखने को आपको मिलेगा, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस आपको मिलेगा, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिलेंगे, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, और लाइव टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेंगे, नो डाउट अबाउट इट। और स्टडी मटेरियल ऐसे पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेगा, अनअकैडमी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेगा, जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़। आप कहीं भी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, कहीं भी आप मोबाइल खोलकर या लैपटॉप खोलकर अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। और आंसर राइटिंग सेशंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, सिर्फ यूपीएससी सीएससी के लिए नहीं, अगर आप कोई भी एग्जाम्स देते हो तो आंसर राइटिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या चांसेस हो जाते हैं वहाँ पर क्रैक करने के, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मार्क्स मिलते हैं। तो कैसे आंसर राइटिंग होनी चाहिए और कितने कम समय में आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, तो वो सब आपको अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन पर। तो वो सेशंस भी आपको मिलेंगे और मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी भरपूर मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं माय फ्रेंड्स कि 100% सिलेबस कवरेज आपको मिलेगा, इसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस आपको मिलेंगी, परफॉर्मेंस एनालिसिस भी आपको मिलेगा, नो डाउट अबाउट इट, और सेक्शनल क्यूजेस, हर एक सेक्शन पर आपको क्यूजेस प्रोवाइड करेंगे अनअकैडमी, जिसकी वजह से आपके कंसेप्ट उस सेक्शंस के क्लियर हो जाएंगे और आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बहुत सी हेल्प हो जाती है इस क्विजेस के जरिए, है ना। नाउ इंटरव्यू प्रिपरेशंस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं माय फ्रेंड्स। तो अनअकैडमी आपके सब्सक्रिप्शन के थ्रू इंटरव्यू प्रिपरेशंस भी आपके करा कर ले रहा है कि यूपीएससी प्रिपरेशन से लेकर और इंटरव्यू प्रिपरेशन तक आपके सब चीज़ों को कौन हैंडल कर रहा है, सब चीज़ों की आपकी गारंटी कौन दे रहा है, वो अनअकैडमी। तो जल्द से जल्द इन बैचेस को सब्सक्राइब कीजिए माय फ्रेंड्स। तो ये बैचेस 7 सितंबर से शुरू हो चुके हैं, जिसमें आपको 3 मेन लैंग्वेज में सीखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बिलिंगुअल जीएस बैच कोर्स है, हिंदी वर्जन में आपको सीखने को मिलेगा, इंग्लिश वर्जन में आपसे सीखने को मिलेगा, बाय फुल सिलेबस कवरेज आपको मिलेगा, टॉप एजुकेटर से सीखने को आपको मिलेगा, प्रीलिम्स एंड मेन टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस, पीडीएफ स्टडी मटेरियल, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस, इंटरव्यू ऑपरेशंस एंड मेनी मोर।
है ना, इंटरव्यू प्रिपरेशन पे, और बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। तो जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए और ज्वाइन करिए अनअकैडमी के इन कोर्सेज को। और सिर्फ इतना ही नहीं कि आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए अनअकैडमी T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज वो भी फ्री में प्रोवाइड कर रहा है आपको। रोज शाम 7:30 बजे 20 क्वेश्चंस 20 मिनट 40 मार्क्स के लिए आप टेस्ट एनालिसिस भी आप कर सकते हैं यहाँ से। और ये मेन बात कि अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं माय फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल आप किसी भी मंथ का सब्सक्रिप्शन अगर खरीदना चाहते हैं अनअकैडमी का, तो हमारा प्रोमो कोड जरूर यूज़ करें SimpleYT, जिसकी वजह से आपको 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं से एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि 24 मंथ्स पे अगर आपको 64,000 पे करने पड़ रहे हैं माय फ्रेंड्स, तो आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ करते हो तो आपको 10% मीन्स 57,600 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे 24 मंथ्स के लिए, है ना, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए। तो जल्द से जल्द जाकर क्या करिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और हमारा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करिए, है ना। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है आपको। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है सिंपल कॉन्सेप्ट्स UPSC। इसमें आपको सब प्रोवाइड किए जाएंगे, PPTs, PDF, हैंडरिटन नोट्स, ये पॉलिटिक्स सीरीज़ के PPTs और सभी सब्जेक्ट के PPTs, हैंडरिटन नोट्स, है ना, अनअकैडमी के हैंडरिटन नोट्स, सब कुछ आपको फ्री में मिलने वाला है वहाँ पर। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो हम आज के टॉपिक में स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टेट लेजिस्लेचर को हम पहले डिस्कस करते तो उससे पहले हम गवर्नर को डिस्कस कर लेते, है ना। अब हम स्टेट लेजिस्लेचर को कंसिडर करते हैं तो हम इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को। कौन से पार्ट्स होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर के 3? तो वो होता है, फर्स्ट होता है स्टेट एग्जीक्यूटिव होता है, मीन्स गवर्नर होता है, और सेकेंड होता है वो होता है चीफ मिनिस्टर्स, जो कि चीफ मिनिस्टर्स विल गिव डायरेक्शन टू दी स्टेट्स। नाउ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये थर्ड पार्ट होता है ना माय फ्रेंड्स। समझ में आ रहा है आपको? 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। और तो समवॉट क्या होता है ना, अगर आप इसे यूनियन से कंपेयर करोगे तो वो समवॉट नियरली सेम होता है। इनकी प्रोसीजर्स, स्टेट काउंसिल के प्रोसीजर्स, स्टेट एग्जीक्यूटिव की प्रोसीजर्स और यूनियन काउंसिल की प्रोसीजर, यूनियन एग्जीक्यूटिव के प्रोसीजर, वो समवॉट नियरली सेम होते हैं, है ना। अब कैसे सेम होते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ अब एग्जीक्यूटिव इज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन काउंसिल। यूनियन काउंसिल एग्जीक्यूटिव जो होता है यूनियन काउंसिल का, वो एक प्रेसिडेंट होते हैं, आपको पता है ना, बहुत बार हमने डिस्कस किया है। तो और यूनियन काउंसिल मिनिस्टर्स भी वहाँ पर होते हैं, दैट इज़ कैबिनेट, है ना। तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर्स भी होते हैं, स्टेट काउंसिल मिनिस्टर्स भी होते हैं, और गवर्नर, जैसे यहाँ पे यूनियन के प्रेसिडेंट होते हैं, वहाँ पर यूनियन के एग्जीक्यूटिव होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, यहाँ पर स्टेट के एग्जीक्यूटिव वो होंगे गवर्नर, है ना। वहाँ पे यूनियन काउंसिल मिनिस्टर्स भी होते हैं और प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे यहाँ पर चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, और वहाँ पर यूनियन काउंसिल मिनिस्टर्स होते हैं, यहाँ पर स्टेट काउंसिल मिनिस्टर होते हैं। तो ये प्रोसीजर आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि ये समवॉट सेम है, नियरली सेम है ना माय फ्रेंड्स। तो बट यहाँ पर क्या होता है ना कि प्रेसिडेंट जो होते हैं, जो यूनियन काउंसिल मिनिस्टर्स के एग्जीक्यूटिव होते हैं, हेड होते हैं, तो वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। यहाँ पर तो हमें कुछ फिक्स मालूम पड़ गया है कि ये प्रेसिडेंट जो होते हैं यूनियन काउंसिल मिनिस्टर्स के एग्जीक्यूटिव, वो क्या होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ये हमें पता है। बट एक मेजर डिफरेंस यहाँ पर ये है माय फ्रेंड्स, तो स्टेट काउंसिल मिनिस्टर के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, है ना, स्टेट एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, गवर्नर जो होते हैं, वो ना तो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और ना तो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। बाकी सब चीफ मिनिस्टर्स ये तो इलेक्टेड बाय द ऑडियंस, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर्स भी इलेक्टेड बाय द ऑडियंस होते हैं, बाय द पीपल होते हैं, और स्टेट काउंसिल मिनिस्टर्स और यूनियन काउंसिल मिनिस्टर्स भी क्या होते हैं, इलेक्टेड बाय द पीपल्स, है ना, जो लोगों ने उन्हें चुनकर दिया होता है ना। तो यहाँ पर गवर्नर जो हमें पता चला कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं यूनियन के, हमें प्रेसिडेंट कहते हैं, तो वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। पर यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, मेजर डिफरेंस यहाँ पर ये है कि गवर्नर ना तो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और ना इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। अब कैसे ये हम करेंगे कि कैसे आगे हमें प्रॉब्लम आ सकता है, तो चलिए हम देखते हैं कैसे प्रॉब्लम आ जाएंगे। गवर्नर ना तो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और ना इनडायरेक्टली होते हैं। तो चलिए आगे हम सीखते हैं क्या। तो आर्टिकल 152 टू आर्टिकल 162 अब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खोले और आर्टिकल 152 पढ़ना शुरू करें तो इट डील्स विद द ऑफिस ऑफ गवर्नर, है ना, इट डील्स विद द ऑफिस ऑफ गवर्नर्स। तो आर्टिकल 152 बोलता है कि देयर शैल बी अ गवर्नर टू द स्टेट, है ना। तो आर्टिकल 152 क्या बोलता है, इट डील्स विद द ऑफिस ऑफ गवर्नर्स। इट आल्सो सेज दैट क्या देयर शैल बी गवर्नर ऑफ द स्टेट, जो कि स्टेट्स को गवर्नर होना चाहिए अंडर द आर्टिकल 152, है ना। तो जब ये क्या होना चाहिए कि 1 गवर्नर टू 1 स्टेट ऐसा होना चाहिए, आर्टिकल 152 में बोला गया है। बट आफ्टर द 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया हमने, है ना, जब 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जब हमने पास किया तो उस एक्ट के जरिए हमने कहा कि यहाँ पर क्या होता है ना, 1 गवर्नर ये 1 स्टेट के लिए भी नहीं रह सकता, 1 गवर्नर ये मोर देन 1 स्टेट के भी ले सकता है। कि एक गवर्नर अगर आपका महाराष्ट्र में है तो वही गवर्नर मध्य प्रदेश में भी रह सकता है, उत्तर प्रदेश के लिए भी रह सकता है, राजस्थान के लिए भी रह सकता है, और मोर देन 1 ऑफ द स्टेट्स के लिए भी रह सकता है। हाँ, ये हमने कब किया कि 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के जरिए हमने ये चीज़ को पॉइंट आउट किया, है ना माय फ्रेंड्स। तो यूनियन प्रेसिडेंट हम पहले देख लेते हैं, पहले एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं यूनियन प्रेसिडेंट का क्या होता है। कि यूनियन प्रेसिडेंट जो होते हैं ना, अब आपने यूनियन को
कि जैसे ही प्रेसिडेंट होते हैं, है ना, यूनियन गवर्नर जो गवर्नर होते हैं वैसे ही प्रेसिडेंट होते हैं। आपको सेम पावर्स हमने दी गई है, तो कैसे पावर्स हमने दी गई हमें आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है ना, एक प्रॉब्लम्स तो मैं तो ये सॉर्ट आउट कर दूंगा कि 152 क्या बोलता है और 162 क्या बोलता है कि एक गवर्नर होना चाहिए एक स्टेट्स के लिए। यहाँ तो मैं समझ गया, ये तो मैं बात मान लूँगा आगे। बट यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर यूनियन क्या है, यूनियन गवर्नर क्या है, स्टेट एग्जीक्यूटिव कौन है, यहाँ पर ना तो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है और ना इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है ना। ये तो मेजर प्रॉब्लम है यहाँ पर। ना तो आप स्टेट काउंसिल मिनिस्टर से पूछ रहे हो, ना तो आप चीफ मिनिस्टर से पूछ रहे हो, और ना तो आप स्टेट्स के लोगों से पूछ रहे हो कि हमें हमारा गवर्नर कैसा होना चाहिए, हमारा स्टेट एग्जीक्यूटिव कैसा होना चाहिए। यहाँ तो आप पूछ नहीं रहे हो, तो ये एक डिफरेंस होता है ना। ये मेजर प्रॉब्लम है, तो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट नॉट इलेक्टेड ना, स्टेट गवर्नर इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना। तो आगे क्या होता है ना, ये अभी जो होते हैं, जो हम कहते हैं कि यूनियन एग्जीक्यूटिव ये डायरेक्टली इलेक्टेड इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, यहाँ तो हमें पता चला है। तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड क्यों होते हैं, क्योंकि वो ड्यूअल रोल प्ले करते हैं, है ना। तो ड्यूअल रोल कैसे प्ले करते हैं, यूनियन की ये जिम्मेदारी होती है माय फ्रेंड्स कि वो स्टेट्स को फंक्शनिंग के हैंडल करे, स्टेट्स के फंक्शनिंग को हैंडल करे, स्टेट्स के प्रोसीजर्स को हैंडल करे, और स्टेट्स में एक पार्टिसिपेट अपना बनाए रखे, है ना, अपना हिस्सा बनाए रखे स्टेट्स में, है ना। तो अगर एक मेजर प्रॉब्लम्स हो जाता है माय फ्रेंड्स के जिम्मेदारी अगर नहीं रहती यूनियन की, तो स्टेट्स वहाँ पर कुछ भी कर सकता है। तो वहाँ पर क्या कन्फ्लिक्ट हो जाता है वहाँ पर स्टेट्स और यूनियन का। हम ऐसा नहीं होने देना चाहते। तो फंक्शनिंग हैंडल करे, कहाँ लिखा हुआ है कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पर यूनियन को अपने स्टेट्स के फंक्शन हैंडल करें, तो लिखा हुआ है ना, वी आर क्वासी फेडरल स्टेट, है ना, वी आर क्वासी फेडरल स्टेट, ये हमने लिखा हुआ है। तो ये गवर्नर जो प्रेसिडेंट जो गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, तो इनके बीच में कनेक्टिंग लिंक होती है माय फ्रेंड्स। तो इन्हें कौन अपॉइंट करता है, वो करता है प्रेसिडेंट, है ना। ये गवर्नर को स्टेट एग्जीक्यूटिव को कौन अपॉइंट करता है, वो करता है यूनियन अपॉइंट करता है, यूनियन में प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो ये प्रेसिडेंट इसलिए अपॉइंट करते हैं कि यहाँ पर उनके फंक्शनिंग को हैंडल कर सके, यूनियन उनके स्टेट्स के फंक्शनिंग को हैंडल कर सके, यूनियन उन्हें एड और एडवाइस दे सके थ्रू दी गवर्नर, है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि गवर्नर को क्या करते हैं माय फ्रेंड्स, अपॉइंट करते हैं, और ना तो उनका डायरेक्टली इलेक्शंस लेते हैं और ना तो उनका इनडायरेक्टली इलेक्शंस लेते हैं। तो हमें एक हक जमाना चाहते हैं स्टेट्स के ऊपर, है ना, थ्रू द यूनियन। हम अगर यूनियन है तो हम स्टेट्स के ऊपर एक हक जमाना चाहते हैं, तो हम हक किसके थ्रू जमा सकते हैं, तो वो गवर्नर के थ्रू। क्यों गवर्नर के थ्रू जमा सकते हैं, क्योंकि यूनियन ने गवर्नर को अपॉइंट किया है ना, प्रेसिडेंट ने गवर्नर को अपॉइंट किया है। तो क्यों क्या है कि क्वासी फेडरल स्टेट है हमारा, है ना, इसलिए, है ना। तो इट इज़ टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूनियन। जो ड्यूअल रोल होता है ना, तो ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट्स के, तो इट इज़ टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूनियन होते हैं, बिकॉज इट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, एंड प्रेसिडेंट इज एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन। समझ रहे हो। और आप देखेंगे कि ऑफिस की क्या ज़रूरत होती है स्टेट्स में, है ना, ये गवर्नर के ऑफिस की क्या ज़रूरत होती है माय फ्रेंड्स। तो आप तो समझ रहे, तो ये ज़रूरत क्या होती है ऑफिस की, कि ये ब्रिटिश से चलता आ रहा है माय फ्रेंड। जब भी ब्रिटिश हमारे पास 150 ईयर्स जब तक उन्होंने राज किया यहाँ पर, तो जब से वहाँ ये प्रोसीजर चलती आ रही है, वो भी अपने प्रोविंसेस को हैंडल करने के लिए गवर्नर को इलेक्ट करते थे यूनियन के थ्रू, और वहाँ पर स्टेट्स को अपने एड एंड एडवाइस देते थे, स्टेट्स पर अपना हक जमा के रखते थे, और स्टेट्स को अपने हैंडल कर सकते थे, वो प्रोविंसेस अप्लाई करते थे, है ना। तो वो गवर्नर के थ्रू करते थे, वहाँ भी ऐसा होता है, और यहाँ भी ऐसा ही चलता आ रहा है ना। तो क्या होता है ना कि यहाँ पर भी यूनियन को स्टेट्स के फंक्शन हैंडल करने के लिए वो गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, ये हमें पता चला है। तो हम ये बता दे कि गवर्नर प्रेसिडेंट से रिलेशन रखता है, ये हमें पता है कि गवर्नर इज कनेक्टिंग विद द प्रेसिडेंट, कनेक्टिंग लिंक होती है दोनों के बीच में। जो प्रेसिडेंट कहेगा वही गवर्नर कर सकता है, और वही अपने प्रोविंसेस हैंडल कर सकता है, स्टेट्स में अप्लाई कर सकता है। जो भी ऑर्डर देगा प्रेसिडेंट, वही आपको गवर्नर को मानने पड़ेंगे, क्योंकि आप अपॉइंट किए गए हो यूनियन से, आप यूनियन के आदमी हो, आप स्टेट के आदमी नहीं हो। तो इसीलिए हमने इनडायरेक्टली नहीं इलेक्ट किया, ना तो डायरेक्टली इलेक्ट किया, हमने अपॉइंट किया है प्रेसिडेंट के थ्रू गवर्नर को। समझ गया। तो ये रिलेशंस होता है गवर्नर के बीच में, प्रेसिडेंट के बीच में, हमें पता है। बट आर्टिकल 163 से क्या बोलता है आर्टिकल 163, देयर शैल बी अ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर्स हुज ड्यूटी इज एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स हु शैल बी बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। समझ में आ गया आपको, हु शैल बी बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। समझ रहे हो कि क्या होता है ना कि अब हमने को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट बना दिया है, किसको, गवर्नर को बना दिया, वो तो अपॉइंटेड है प्रेसिडेंट जी से, है ना माय फ्रेंड्स। तो हमने जब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट बनाया है, तो हमने उनको डिस्क्रिशनरी पावर्स भी दी है ना। तो डिस्क्रिशनरी पावर्स भी दिए हैं, बट उन्हें बाउंडिंग पावर्स भी दिए कि आप डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, जो फैसला सुना सकते हैं, आप डायरेक्टली नहीं सुना सकते, है ना। तो एडवाइस ऑफ इस काउंसिल मिनिस्टर्स के आप ले सकते हैं, बट जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, जब भी कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर बनेगा कि बाउंडिंग एडवाइस में और
बाउंडिंग पावर्स में, फर्स्ट ऑफ ऑल इन अदर वर्ड्स बाउंडिंग पावर्स में और डिस्क्रिशनरी पावर्स में, तो वो किसकी मर्जी होती है, वो गवर्नर की मर्जी होती है कि वो हैंडल करे, क्योंकि डिस्क्रिशनरी पावर्स दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं? बिकॉज इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ये हेड ऑफ द स्टेट कहे गए हैं, और उन्हें हेड ऑफ द स्टेट कहे गए हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इन्हें क्या दिया गया है माय फ्रेंड्स, तो उन्हें दिया गया है कि ये डिस्क्रिशनरी पावर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, है ना माय फ्रेंड्स, कि वो उनकी मर्जी होती है कि अगर वो चाहे कर सकते हैं या चाहे नहीं कर सकते, है ना माय फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ क्वालिफिकेशंस की क्या ज़रूरत होती है इस स्टेट एग्जीक्यूटिव को, गवर्नर की क्वालिफिकेशंस की क्या ज़रूरत होती है ना फ्रेंड्स। क्या क्वालिफिकेशन लगते हैं अगर आपको गवर्नर होना उस स्टेट का, तो क्या क्वालिफिकेशंस कहते हैं? नॉट वेल डिफाइंड, ये डिफाइन भी नहीं किए गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छी तरह से, है ना माय फ्रेंड्स। तो आप क्या करते हैं ना, क्या क्वालिफिकेशन होती है? आप सिटीजन्स ऑफ इंडिया होनी चाहिए, एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए आपकी, या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, चलेगा। और नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट और हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, है ना। तो क्या होना है, आप क्या करते हैं, तो आपकी पॉलिटिकल अचीवमेंट्स क्या होनी चाहिए? कोई खास नहीं, कुछ खास नहीं, पॉलिटिकल अचीवमेंट्स होनी चाहिए आपकी, कि क्या होनी चाहिए कि आपका सिर्फ यूनियन से कनेक्टेड रहना चाहिए, आप यूनियन के प्रेसिडेंट से कनेक्टेड रहना चाहिए, यूनियन में जो भी गवर्नमेंट है उससे कनेक्टेड रहना चाहिए, और वही आपका काम होता है। आपके नॉट वेल डिफाइंड, ये पर आपके क्वालिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, और आप मेंबर्स भी नहीं होने चाहिए इधर हाउस के, है ना। आप चाहे लोकसभा के भी मेंबर्स नहीं हो, आप चाहे स्टेट काउंसिल के भी मेंबर्स नहीं हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी मेंबर्स नहीं हो, लेजिस्लेटिव असेंबली के भी मेंबर्स नहीं हो, तो भी चलेगा, है ना। तो आपका मेन पॉलिटिकल अचीवमेंट्स क्या है, आपके पॉलिटिकल टारगेट क्या है कि आप यूनियन के कनेक्टेड रहे, आप यूनियन के कनेक्टिंग हमेशा रहे, कनेक्टिंग लिंक आपके रहे यूनियन के साथ, है ना। और आपने क्या करना चाहिए? नॉट होल्ड इन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, एक मेन क्वालिफिकेशन होता है अपने आप में कि आपका कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, है ना माय फ्रेंड्स। तो ये टर्म कितनी होती है यहाँ पर, अपने गवर्नर की टर्म कितनी होती है? तो अब ये गवर्नर की टर्म वो 5 ईयर्स की होती है। अब कुछ तो फिक्स मालूम पड़ा हमें, बट ये भी फिक्स नहीं है माय फ्रेंड्स। अगर ये 5 ईयर्स की भी हो सकती है, इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द प्रेसिडेंट। ये 5 ईयर्स की भी हो सकती है, 5 ईयर्स से कम की भी हो सकती है, या 5 ईयर्स से ज़्यादा भी हो सकती है। ये टर्म ये किसके डिपेंड है? प्रेसिडेंट की डिपेंड है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट जिसे हम कहते हैं। ये क्यों प्रेसिडेंट से डिपेंड है माय फ्रेंड्स? कि ये तो प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है ना उन्हें, है ना। ना तो ये इधर हाउस के मेंबर्स होते हैं, ना ये 2 हाउसेस के मेंबर तो स्टेट में, ना ये स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर होते हैं, और ना ये स्टेट असेंबली के मेंबर होते हैं। तो ये इट इज़ टोटली अंडर द हैंड ऑफ प्रेसिडेंट, जो चाहे वो कर सकते हैं प्रेसिडेंट उनके साथ। उनकी टर्म अगर इधर 5 ईयर्स लग सकती है, या 5 ईयर्स से कम रह सकते हैं, और या 5 ईयर्स से ज़्यादा रख सकते हैं। अदर रिजिग्नेशन दे दिया, है ना, तो वो बात अलग है कि गवर्नर ने रिजाइन कर दिया, तो वो बात अलग है। बट इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन दी प्रेसिडेंट। अगर आप प्रेसिडेंट आप उनको 5 ईयर्स रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, बाद में आप 5 ईयर्स के बाद में दूसरा गवर्नर अपॉइंट कर सकते हैं स्टेट के लिए। अगर आप नहीं रखना चाहते तो आप 5 ईयर्स से कम समय में भी क्या कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं, उन्हें निकाल सकते हैं। और अगर आप अनलिमिटेड टाइम के लिए, इंडिफाइनाइट टाइम के लिए गवर्नर बनाकर रख सकते हैं उन्हें, तो इट टोटली डिपेंड इन हैंड ऑफ प्रेसिडेंट। इट इज टोटली डिपेंड ऑन द प्रेसिडेंट। डिसीजन इज इट टोटली डिपेंड ऑन द प्रेसिडेंट। समझ रहे हैं आपको? क्योंकि प्रेसिडेंट ने उन्हें अपॉइंट किया है, तो उनका पॉलिटिकल अचीवमेंट्स ये होती है माय फ्रेंड्स कि वो कनेक्टेड रहे, स्टे कनेक्टेड विद द यूनियन, है ना माय फ्रेंड्स। समझ रहे हैं आपको? तो ये सब कुछ सिनारियो जो होता है माय फ्रेंड्स वो ब्रिटिश से चलता आ रहा है ना। तो ब्रिटिश से चलता आ रहा है, तो ब्रिटिश की एक लॉयल्टी होती थी माय फ्रेंड्स। कि क्या लॉयल्टी होती थी? कि बाय द राज, ऑफ द राज एंड फॉर द राज, है ना माय फ्रेंड्स। तो इसमें हमने थोड़ा चेंज कर दिया। हमारी लॉयल्टी क्या है कि बाय द पीपल, फॉर द पीपल और ऑफ द पीपल। ये हमारी ये तो राज मीन्स वहाँ पर ब्रिटिश का एक लॉयल्टी होती थी, है ना। राज मीन्स ब्रिटिश राज जिसे कहते हैं हम। तो यहाँ में थोड़े सा चेंज किया, यहाँ पर हमने क्या किया? बाय द पीपल, ऑफ द पीपल और फॉर द पीपल कर दिया। जब हम चीफ मिनिस्टर बाई इलेक्शंस एंड स्टेट काउंसिल इलेक्शंस को अपॉइंट करते हैं, जब चीफ मिनिस्टर्स इट इज सेम एज प्राइम मिनिस्टर्स आल्सो एंड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आल्सो, कि चीफ मिनिस्टर्स हम पीपल्स के थ्रू अपॉइंट करते हैं, है ना, उन्हें इलेक्ट करते हैं। और स्टेट काउंसिल मिनिस्टर्स भी हम पीपल के थ्रू अपॉइंट करते हैं माय फ्रेंड्स, इसमें कुछ दोहराई नहीं है। और गवर्नमेंट को यूनियन से अपॉइंट करते हैं, है ना। हमने इसलिए गवर्नमेंट को यूनियन से अपॉइंट किया है माय फ्रेंड्स के सब अगर स्टेट्स का हो जाएगा। और यहाँ पर आपको सवाल मिल जाएगा क्यों, हमने एक डिफाइनेट एक स्पेसिफिक सवाल का जवाब मिल जाएगा आपको कि हमने क्यों गवर्नर को यूनियन से अपॉइंट किया है ना। क्यों हमने डायरेक्ट उन्हें चूज़ नहीं किया, क्यों हमने इनडायरेक्ट उन्हें अपॉइंट नहीं किया। तो इसके पीछे का रीज़न ये होता है माय फ्रेंड्स, अगर स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स कौन होते हैं वो पीपल्स चुन कर देते हैं, है ना। और स्टेट्स के काउंसिल मिनिस्टर्स भी पीपल चुन कर दे सकते हैं, है ना। तो गवर्नर भी अगर पीपल चुन कर दे, गवर्नर भी अगर स्टेट्स का हो जाए, तो स्टेट्स को कुछ फ़ायदा ही, स्टेट्स को कुछ लेना देना ही नहीं रहेगा यूनियन से, है ना। तो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखा है कि यूनियन ने स्टेट्स को बनाया है, स्टेट्स ने यूनियन को नहीं बनाया, है ना माय फ्रेंड्स। तो ये आप बात ध्यान में रख लो कि अगर हमने ऐसा कर दिया माय फ्रेंड्स कि तो हमने सभी स्टेट्स के हाथों में दे दिया, तो स्टेट्स को यूनियन से कोई ज़रूरत ही नहीं रहेंगी, है ना। तो उनके बीच में एक कन्फ्लिक्ट हो जाएगा,
है ना। तो इससे ये क्या होता है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अपोज जा रहा है ना। ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं बताया हुआ है वी आर द क्वाजी फेडरल स्टेट विद यूनिटेड टेरिटरी, है ना। जो भी आपके यूनियन होंगे उनका आपको मानना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हमने गवर्नर को अपॉइंट किया है, प्रेसिडेंट से गवर्नर को अपॉइंट किया हमने यूनियन के थ्रू, कि वो यूनियन के थ्रू अपने हक वहाँ पर जमा सके, अपने एड एंड एडवाइस दे सकते हैं, है ना। उस प्रोसीजर्स में वो एक थोड़ा सा एक रोल प्ले कर सकते हैं यूनियन। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम्स आगे सेपरेशन ऑफ पावर्स ना हो, है ना, ये सेपरेट ना हो, यूनियन और स्टेट्स में झगड़ा ना हो, सेपरेट ना हो। तो इसीलिए हमने क्या किया है, तो उसे क्या किया है माय फ्रेंड्स, कि उसे हमने क्या किया, यूनियन के हाथों में रखा है गवर्नर को, है ना। तो ये अब क्या होता है ना, इलेक्टेड नहीं होते और नॉमिनेटेड होते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमने कम करने के लिए इसलिए हमने क्या किया माय फ्रेंड्स, कि यूनियन के हाथ में गवर्नर की अपॉइंटमेंट रखी है ना। तो इसे कहते हैं माय फ्रेंड्स गे एरिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो आप अपॉइंट कर सकते हो, आप डायरेक्टली इलेक्ट करते हो तो भी प्रॉब्लम है, आप इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हो गवर्नर को तो भी प्रॉब्लम है, और आप प्रेसिडेंट से अपॉइंट करते हो तो भी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए ये ग्रे एरिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मैंने पहले बताया था आपको, ग्रे एरिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है इन्हें अपॉइंट करना, ये गवर्नर, इट इज़ अ ग्रे पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माय फ्रेंड्स। नाउ लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होते हैं हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, कि माय फ्रेंड्स क्या भी लेजिस्लेटिव पावर्स होती है। तो जो गवर्नर इज ए पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर अंडर द आर्टिकल 168, ये कहा गया है इट इज़ ए पार्ट ऑफ ए लेजिस्लेचर। ये मैं मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर कमेटी का नहीं बोल रहा हूँ, मेंबर ऑफ द असेंबली या कोई भी नहीं बोल रहा हूँ, कि इट इज़ ए गवर्नर इज ए पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, इट इज़ नॉट ए मेंबर। हमने देखा है क्वालिफिकेशंस में ये किसी भी हाउस के मेंबर्स नहीं होते स्टेट्स के। तो इट इज़ ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 168, द राइट टू एड्रेस टू द लेजिस्लेचर एंड सेंड मैसेज टू इट। इनका काम क्या होता है कि आप एड्रेस दे सकते हो, एड एंड एडवाइस दे सकते हो, जो भी यूनियन से आपको एड एंड एडवाइस मिली है वो एड एंड एडवाइस आप स्टेट्स में अप्लाई कर सकते हो, है ना माय फ्रेंड्स। नाउ ये क्या कर सकते हैं, सेम एज प्रेसिडेंट, जो भी पावर्स इनके लेजिस्लेटिव पावर्स होते हैं इट इज़ ए सेम एज कम्पेयर टू प्रेसिडेंट। अगर आप प्रेसिडेंट और गवर्नर को आमने सामने करोगे पावर्स के बारे में तो सेम हो जाते हैं, कि प्रेसिडेंट भी वहाँ पर क्या कर सकते हैं, समून कर सकते हैं, प्रोरोग कर सकते हैं, एंड डिसॉल्व द लेजिस्लेचर, है ना, डिसॉल्व द लेजिस्लेचर काउंसिल्स। तो यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, गवर्नर समून कर सकते हैं, प्रोरोग कर सकते हैं, एंड डिसॉल्व भी कर सकते हैं, उनकी मर्जी होती है। असेंबली, लेजिस्लेचर असेंबली को और लेजिस्लेटर स्टेट काउंसिल्स को आप क्या कर सकते हैं माय फ्रेंड्स, डिसॉल्व भी कर सकते हैं, प्रोरोग भी कर सकते हैं, और समॉन भी कर सकते हैं, है ना। तो ये लेजिस्लेटिव पावर्स नियरली सेम है। और मनी बिल, ये मनी बिल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। वहाँ पर भी प्रेसिडेंट अगर मनी बिल पास होता था लोकसभा में तो आपको प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट की जरूरत होती है। अगर प्रायर रिकमेंडेशन आपके प्रेसिडेंट को मिल जाए तभी आपका मनी बिल पास होता है। यहाँ पर भी अगर स्टेट कोई मनी बिल पास करना चाहता है तो उसको प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर की जरूरत होती है। अगर प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर नहीं हुआ तो आपका मनी बिल पास नहीं हो सकता। ये एक मेन चीज़ होती है जो कि सेम देखी गई है प्रेसिडेंट पावर्स में भी, प्रेसिडेंट लेजिस्लेटिव पावर्स में भी, और यहाँ पर गवर्नर लेजिस्लेटिव पावर्स में भी। अब एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होती है इन दोनों की, तो एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होती है माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बोला गया है कि गवर्नर आप अपने डिस्क्रिप्शन पावर्स कभी भी कहा भी नहीं यूज कर सकते। द गवर्नर एक्ट्स इन हिज डिस्क्रिप्शन ओनली व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स, ओनली व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स। आपको कॉन्स्टिट्यूशन का हेड माना गया है, स्टेट का हेड माना गया है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, आपको डिस्क्रिप्शन पावर्स भी दिया गया है, आपको बाइंडिंग पावर्स भी आपके पास है, तो आप डिस्क्रिप्शन पावर्स को कभी भी यूज नहीं कर सकते, है ना। ये उनका पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि कैबिनेट काउंसिल्स, स्टेट काउंसिल्स जो होते इट इज़ बाउंडेड ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नर। जैसे कि हमने प्रेसिडेंट में भी देखा कि वहाँ पर कैबिनेट काउंसिल्स इज बाउंडिंग ऑन द सेटिस्फेक्शन ऑफ द गवर्नर। ये उनका पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं होता, तो आप खुद से कोई भी फैसला नहीं ले सकते, आपको सबकी रजामंदी लेना ज़रूरी है वहाँ पर। तो आप अपने डिस्क्रिप्शन पावर्स कभी भी यूज़ नहीं कर सकते, कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते। आप जब यूज़ कर सकते हैं जब उस कंडीशन में कॉन्स्टिट्यूशन आपको कहता है कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो पावर्स यूज़ करें, तभी आप क्या कर सकते हैं, वो पावर्स यूज़ कर सकते हैं, है ना। ये आपका पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं होता, और ये क्या होता है, बाइंडेड बाय द स्टेट काउंसिल होता है ना। तो इन सब का आपके एडवाइस पर, आपके जो भी डिसीजंस है, आपके सेटिस्फेक्शन पर कौन बाउंड होता है, तो स्टेट काउंसिल बाउंड होता है माय फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पर पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं लग सकते। तो यहाँ पर भी लेजिस्लेटिव पावर्स और एग्जीक्यूटिव पावर्स सेम जो हमने प्रेसिडेंट को दी है वही भी आप गवर्नर के लिए सेम है ना माय फ्रेंड्स। तो हम आगे आते हैं कि मर्सी पावर्स। अब मर्सी पावर्स हमने प्रेसिडेंट के चैप्टर में भी डिस्कस किया था क्या होता है मर्सी पावर्स। तो यहाँ पर भी एक मर्सी पावर्स दिया गया है यहाँ पर गवर्नर को, वो सेम मर्सी पावर्स दिए गए हैं गवर्नर को, बट यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ पर डिफरेंट है ना। तो आर्टिकल 161 के अंडर ये मर्सी पावर्स दिए होते हैं गवर्नर को। तो इसमें क्या हुआ है, क्या दिए होता है कि पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिपाइड और रिमिशंस ऑफ पनिशमेंट, और टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट, है ना। तो ये क्या होता है ना, जो मर्सी पावर्स हमें प्रेसिडेंट को दी हुई है माय फ्रेंड्स, वही मर्सी पावर्स हम अंडर द आर्टिकल 161 गवर्नर को दी हुई है। बट यहाँ पर चीज़ों में क्या होता है, यहाँ पर चीज़ों में एक डिफरेंस होता है। ये दो चीज़ें यहाँ पर डिफरेंस है कि गवर्नर साहब में वो ही कैन नॉट पार्डन, है ना, वो इजीली पार्डन नहीं कर सकते गवर्नर साहब, और ही कैन नॉट डील विद द कोर्ट मार्शल। अब जो भी आर्मी के जो केसेस होंगे, जो भी नेवी के रिलेटेड जो केसेस होंगे, वो केसेस वो देख नहीं सकते, है ना।
तो वो केसेस वो देख नहीं सकते, वो केसेस वो हैंडल नहीं कर सकते, और वो केसेस में वो अपना फैसला नहीं सुना सकते। ये पावर्स यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर मर्जी पावर्स में प्रेसिडेंट के और गवर्नर के। आई होप आपको समझ में आ जाऊंगा। नाउ कंसल्टेशंस क्या होता है, अगर हाई कोर्ट के जजेस, अब आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, लॉजिकली बोलेंगे हाई कोर्ट के जजेस भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। नहीं माय फ्रेंड्स, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं तो गवर्नर हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट नहीं करते, तो वो हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट करते हैं, वो भी प्रेसिडेंट ही करते, बट क्या लेते हैं, वो एड एंड एडवाइस लेते हैं गवर्नर से कि आप उनके स्टेट के हाई कोर्ट्स के जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, कंसल्टेशंस लेते हैं, आप उनके एडवाइस लेते हैं कि हम ये कर रहे हैं, ये क्या करते हैं, हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट कर रहे हैं, प्रेसिडेंट जी अपॉइंट करते हैं, बट इट रिक्वायर्स अ कंसल्टेशन ऑफ दी गवर्नर, है ना। तो प्रेसिडेंट ने पूछते थे हमें ऐसा करना चाहिए, तो जब गवर्नर हाँ बोलेंगे तभी आप वो अपॉइंट कर सकते हैं हाई कोर्ट के जजेस। तो दोनों ही सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, बट एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन ऑफ हाई कोर्ट जजेस और एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस देयर इज ए रिक्वायर्ड फॉर कंसल्टेशन ऑफ द गवर्नर। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। नो, ये लास्ट पॉइंट हमारा कि इमरजेंसी पावर्स, यहाँ पर इमरजेंसी पावर्स यहाँ पर तो कुछ नहीं है, नन दी गई है इमरजेंसी पावर यहाँ पर गवर्नर को। तो आप क्या होता है ना, तो हमने देखा है कि आर्टिकल 352 डील्स विद नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 डील्स विद प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 360 डील्स विद फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो वो सब क्या होता है ना, वो सब क्या होता है, डिपेंड होता है प्रेसिडेंट के ऊपर, है ना। अगर उनको लगा तो वो प्रोक्लेमेशन देकर आर्टिकल क्या कर सकते हैं माय फ्रेंड्स, आर्टिकल क्या कर सकते हैं, वो वहाँ पर आर्टिकल 352 अप्लाई कर सकते हैं कंट्री पर, कुछ भी कर सकते हैं। बट यहाँ पर गवर्नर के हाथ में कोई भी इमरजेंसी पावर्स नहीं होता। वो क्या करते हैं, आर्टिकल 356 जो होता है माय फ्रेंड्स, क्या आर्टिकल 356 जो होता है माय फ्रेंड्स, सॉरी, तो आर्टिकल 356 जो होता है माय फ्रेंड्स कि वो इमरजेंसी पावर्स जो दी गई होती है ना, तो यहाँ पर गवर्नर का कोई रोल नहीं होता। अगर आपको क्या लगता है ना कि इमरजेंसी पावर्स अगर आपको देना है माय फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है कि आर्टिकल 356 क्या करना है, रिपोर्ट करना है सिर्फ आपको। अगर आप प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहते हो स्टेट को, तो वो रिपोर्ट करना है, आप गवर्नर को रिपोर्ट, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट कर सकते हैं कि आप यहाँ पर प्रेसिडेंट जी आइए, यहाँ पर प्रोक्लेमेशन दीजिए और यहाँ पर फाइनेंशियल प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए, है ना। तो यहाँ पर इमरजेंसी पावर इनके हाथों में नहीं दिया होता है। तो ये था हमारा गवर्नर का लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा माय फ्रेंड्स, तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे चैनल को, जरूर सब्सक्राइब करें एकेडमिक कोर्सेज को, हमारा प्रोमो कोड यूज़ करना ना भूलें, है ना माय फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।